हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम कर रहे हैं फिर से हमारे संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की गणित पेडागोजी की आज हमारी चौथी क्लास होगी, जिसमें हम हमारे 3 टॉपिक जो हैं पिछली क्लासों में कवर कर चुके हैं और आज हमारा चौथा टॉपिक होगा। क्या दिया गया है? प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री। ठीक है, इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ पर जो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है, यदि आप यहाँ पर पढ़ते हैं तो आपके जो अन्य सब्जेक्ट में शिक्षण अधिगम सामग्री दी गई है वो भी यहाँ से आपकी कंप्लीट होने वाली है। तो हमने 3 क्लासें पढ़ ली हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हमारे वर्ग 3 का जो सिलेबस दिया है उसके आधार पर पहली क्लास हमने ली थी आपका बेसिक, मतलब जो गणित क्या होता है, गणित की उत्पत्ति कैसे हुई, गणित शिक्षण द्वारा चिंतन और तर्क शक्ति का विकास, जो आपका फर्स्ट टॉपिक दिया है। इसके बाद हमने हमारा जो दूसरा टॉपिक दिया गया है पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, ये भी हमने पढ़ लिया था और पढ़ा था हमने गणित की तार्किकता, गणित की भाषा, गणित की प्रकृति आदि और गणित की विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो 3 वीडियो हैं वो कंप्लीट हो चुके थे और इसमें हमने आपको बहुत ही बेहतर कंटेंट देने की कोशिश की है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है और यदि आपको कंटेंट पसंद आता है, ठीक है, और यदि आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलें। ठीक, आज हमारा टॉपिक होगा 4। क्या दिया गया है? हमारी प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित और प्रयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री। ठीक है, तो ये हमारी क्लास होगी चौथी और इसमें टॉपिक भी हमारा चौथा ही रहेगा, जिसमें क्या दिया है? प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित और प्रयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री। ठीक है, तो क्या होती है शिक्षण अधिगम सामग्री, दृश्य सामग्री क्या होती, श्रव्य क्या होती है, तो इससे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। और साथ ही साथ में हम ये भी पढ़ेंगे हमारे मैथ में जो दिए गए हैं उपकरण, जैसे अबेकस है, अबेकस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, लिखने में होता है कि पढ़ने में होता है, किस स्तर पर होता है, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अभी जो हाल ही में सीटेट के एग्जाम्स हुए हैं उसमें तो इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया, जैसे कह दिया डायंस ब्लॉक जो होता है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, गिन तारे का प्रयोग द्विबिंबीय आकृतियों में होता है या फिर त्रिबिंबीय आकृतियों में, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आपका आज का अपना सेशन। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री, तो ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या होती है, क्यों इसका उपयोग किया जाता, फिर भी हम एक बार देखेंगे। टीचिंग एड्स, क्या है? टीचिंग एड्स जिसे कहते हैं। अब जो शिक्षण सहायक सामग्री है इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो अध्यापन कार्य के दौरान, जब हम अध्यापन करा रहे होते हैं बच्चों को या कर रहे होते हैं, तो पाठ्य सामग्री को समझने या समझाने के लिए शिक्षक जो है वो जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वही शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहलाती हैं। तो आपको यहाँ पर रटना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम कह दें कि हम बालक को किसी जानवर के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या पढ़ाना चाहते हैं, तो जानवर के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो हम बच्चे के सामने जैसे एक चित्र दिखा दें किसी जानवर का, जानवर को ले जाना तो पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमने चित्र दिखा दिया, तो ये चित्र क्या हो गया? हमारे एक शिक्षण सहायक सामग्री हो गई। अब ये दृश्य है या श्रव्य है, इसे भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो क्या होती है दृश्य श्रव्य सामग्री? तो बालक को अध्यापन कार्य के दौरान हम जिस जिस तरीकों से, जिस जिस माध्यम के द्वारा पढ़ाते हैं वही हमारी अधिगम सामग्री होती है। अब अधिगम सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो शिक्षण को रोचक और सार्थक बनाने के लिए। ठीक है, पर यहाँ पर यदि ऑप्शन में आपसे पूछ लिया कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री उपयोगी है तो मनोरंजन के लिए, इस तरह से यदि क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हैं तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मनोरंजन के लिए नहीं, शिक्षण को रोचक मतलब रुचि उत्पन्न हो जाए बच्चों में शिक्षण के प्रति, और सार्थक बनाने के लिए, ठीक है, मतलब अर्थ देने के लिए, सार्थक। ठीक है, तो इस तरह से शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यदि ऑप्शन दे दिया आपको, क्वेश्चन पूछ लिया कि शिक्षण अधिगम सामग्री बालकों के लिए क्यों उपयोगी है, पहला ऑप्शन दे दिया शिक्षण को मतलब बालकों को मनोरंजन के लिए, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन दूसरा दे दिया शिक्षण को रोचक और सार्थक बनाने के लिए। तो क्यों है रोचक और सार्थक बनाने के लिए? इस तरह से आपके हर जो लाइन यहाँ पर दी गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब दिया है यदि आपसे पूछ लें कि सबसे ज़्यादा प्रभावी जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है वह कौन सी होती है, तो ऑप्शन में देंगे आपको प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, दूसरा दे दिया जैसे कि जैसे कह दिया कि दृश्य सामग्री होती है, श्रव्य सामग्री होती है, कौन सी होती है? तो प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव क्या होते हैं? जिन्हें बालक अपनी आंखों के द्वारा देख करके, जिन्हें बालक अपनी आंखों के द्वारा देख करके, छू करके ज्ञान प्राप्त करता है, वह होती है प्रत्यक्ष सामग्री। ठीक है, तो प्रत्यक्ष जो अनुभव होते हैं वो शिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि मानी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में कोठारी आयोग ने क्या कहा, तो ये 2 जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वही हमने यहाँ डाली हैं। वैसे
तो बहुत सारी हैं, ठीक है। तो कोठारी आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। इसने अपनी सिफारिश कब सौंपी थी? तो 1966 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दौलत सिंह कोठारी अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या कहा है शिक्षण सामग्री के बारे में? तो इन्होंने कहा है कि शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए, मतलब शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय में शिक्षण सामग्री की आपूर्ति अनिवार्य है। मतलब इन्होंने कहा कि शिक्षा को यदि हमें बेहतर बनाना है तो इसके लिए हमें शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता है। और शिक्षण अधिगम सामग्री जब हम शिक्षण में प्रयोग करेंगे तो यह हमारे देश में एक शैक्षणिक क्रांति ला सकता है। तो ये किसने कहा? कोठारी आयोग ने। अब आपको याद कैसे रखना है? तो कोठारी में का आ गया, क्या आ गया? का। और क्रांति में भी का है। तो इस तरह से जहाँ भी आपको क्रांति दिख जाए, शैक्षणिक क्रांति, वहाँ पर आपको कोठारी आयोग लगाना है, ठीक। अब देखते हैं गुड ने क्या कहा है। तो गुड ने कहा है कि कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके, श्रवण इंद्रियों और संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके। तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस शिक्षण अधिगम सामग्री में जहाँ भी आपको संवेदना या ज्ञानेंद्रियां मिल जाए वहाँ पर आपको गुड लगाना है, ठीक है। गुड श्रवण इंद्रियां या फिर संवेदनाएं। क्या होती हैं संवेदनाएं? 5 प्रकार की। हमें 5 प्रकार से संवेदना प्राप्त होती है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, जीभ, त्वचा आदि, इनके माध्यम से, ठीक है। तो ये किसने कहा है? गुड ने कहा है, ठीक। अब देख लेते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। किसके प्रकार? शिक्षण सहायक सामग्री के। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमने इंक्लूड नहीं किया है। जैसे आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि NCERT, जो हमारी NCERT है, इसने शिक्षण सहायक सामग्री के कितने प्रकार बताए हैं? तो आपको इसका आंसर लगाना है 6। कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? ये भी आप कहीं पर नोट कर लें, पूछा जा सकता है। यहाँ पर हमें इंक्लूड करना भूल गए हैं, ठीक है। तो NCERT ने कितने प्रकार बताए हैं? 6। कौन कौन सी हैं? तो पहला है ग्राफिक्स सामग्री। कौन सी? ग्राफिक्स सामग्री। ग्राफिक्स सामग्री क्या होती है? जैसे चित्र हो गए, कॉमिक्स, कार्टून आदि, ठीक है। दूसरी इन्होंने बताई है डिस्प्ले सामग्री। डिस्प्ले जैसे श्यामपट, बुलेटिन बोर्ड हो गया। तीसरी इन्होंने त्रिआयामी सामग्री बताई है। चौथी बताई है श्रव्य सामग्री। पांचवी बताई है प्रक्षेपी। और छठवीं बताई है प्रक्रिया सामग्री, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ग्राफिक्स सामग्री, डिस्प्ले सामग्री, त्रिआयामी सामग्री, श्रव्य सामग्री, प्रक्षेपी सामग्री और प्रक्रिया सामग्री। अब ये प्रक्षेपी क्या होता है? तो यहाँ पर इसका अलग से भी वर्णन किया गया है कि प्रक्षेपण के आधार पर सहायक सामग्री कितने प्रकार की। तो वहाँ पर हम देख लेंगे। अभी बस आपको नाम याद रखना है। NCERT ने सहायक सामग्री के कितने प्रकार बताए हैं? 6, ठीक है। अब देख लेते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकारों में सबसे पहला आता है तकनीकी या प्रौद्योगिकी के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि प्रौद्योगिकी के आधार पर सहायक सामग्री कितने प्रकार की होगी। क्वेश्चन क्या बनता है? जैसे कह देंगे कि जो टेप रिकॉर्डर है या फिर कुछ भी, जैसे कंप्यूटर कह दिया, तो कंप्यूटर या टेप रिकॉर्डर तकनीकी या प्रौद्योगिकी सामग्री के अंतर्गत आता है। निम्न में से यह किसका अनुसरण करता है? कठोरोपागम या हार्डवेयर का, मृदुलोपागम या सॉफ्टवेयर का। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है घुमा करके, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और यहाँ पर आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि तकनीकी और प्रौद्योगिकी के आधार पर जो हमारी शिक्षण सहायक सामग्री है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, ठीक है। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं और इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो आपको याद रखना है। तो आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो सुना ही होगा, ठीक है। तो हार्डवेयर मतलब हार्ड मतलब कठोरोपागम, और सॉफ्ट मतलब मृदुओपागम या मृदुलोपागम, ठीक है। अब कठोरोपागम क्या होते हैं? तो आपको आसान सी भाषा में बताते हैं। कठोरोपागम जिनको हम छू नहीं सकते या जिनका दैनिक जीवन में उपयोग तो होता है, लेकिन क्या है, इसमें तकनीकी और इंजीनियरिंग ज्ञान का आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो देख लेते हैं इस वर्ग में ऐसी सामग्री आती है जिसको बनाने या प्रयोग करने में तकनीकी ज्ञान या इंजीनियरिंग ज्ञान की आवश्यकता यहाँ पर होती है। जैसे कह दिया प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, फिल्म, कंप्यूटर, अध्यापन मशीन, फिल्म स्लाइड, ये सभी जो हैं ये कठोरोपागम के उदाहरण हैं। कठोरोपागम के अंतर्गत ये सभी आते हैं, ठीक है। और ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम स्वयं अपने या शिक्षक जो है वो स्वयं अपने हाथों से बना करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है और छात्र उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो वो होते हैं मृदुओपागम, जिन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है
जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताएं, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन होता है, इसमें कई सॉफ्टवेयर डले होते हैं, कई हार्डवेयर भी होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिनका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, वो तो हमारे मृदुलोपागम हो गए। और जिनको हम छू ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते, ठीक है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते, वो हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर किस उपागम के अंतर्गत आता है, कठोर उपागम, मृदुल उपागम या दोनों के अंतर्गत, तो आपको याद रखना है कि जो कंप्यूटर है वो हमारा कठोर उपागम के अंतर्गत आते हैं। तो जो उदाहरण दिए गए हैं ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। अब दिया है मृदुल उपागम जैसे सॉफ्टवेयर, तो बता दिया वही चीज़ें जिन्हें अध्यापक स्वयं बना करके प्रयोग करता, जैसे चित्र हो गया, चित्र को जो अध्यापक है वो स्वयं बना देगा और बच्चे के सामने प्रस्तुत कर देगा। रेखा चित्र हो गए, चार्ट वगैरह, ग्राफ, मानचित्र, प्रतिमान, प्रतिमान जैसे हम नमूना कहते हैं, ठीक है, किसी बड़ी वस्तु का छोटे रूप में प्रदर्शित कर देना। जैसे कोई जानवर है, बड़ा है, जैसे हाथी है, तो हाथी को क्लास में ले जाना पॉसिबल नहीं रहता है, तो जो शिक्षक होता है वो क्या करता है, इसका एक नमूना बना देगा, प्रतिचित्र बना देगा छोटा सा, और बालक के सामने प्रस्तुत करके उसे बता देगा, ठीक है। तो ये होते हैं मृदुलोपागम। अब देख लेते हैं दूसरा प्रकार कौन सा होता है, तो इंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों के आधार पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। जैसे ऑप्शन दे दिया, जैसे कह दिया लिंग व फोन निम्न में से किस सामग्री के अंतर्गत आता है, दृश्य के, श्रव्य के या फिर दृश्य श्रव्य के। तो ये आपको याद रखने हैं। तो देख लेते हैं इंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों के आधार पर जो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है वो कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की। कितने? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक दृश्य होती है जिसे विजुअल कहते हैं, श्रव्य होती है जैसे ऑडियो, और दृश्य श्रव्य मतलब जो ऑडियो और विजुअल दोनों प्रकार की, ठीक है। तो अब एक एक करके हम इन्हें देखते हैं कि दृश्य क्या होती है, श्रव्य क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है श्रव्य सहायक सामग्री, ऑडियो रिसोर्स, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं सब में पेडागोजी दी गई है, और पेडागोजी में ये टॉपिक हर सब्जेक्ट में दिया है। तो यहाँ से आपके सारे सब्जेक्ट का जो सहायक सामग्री है वो वाला टॉपिक यहाँ से क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो एक बार इसे अच्छे से देख लें ताकि आपको दोबारा कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो देख लेते हैं श्रव्य सहायक सामग्री जिसे ऑडियो रिसोर्स कहते हैं क्या होती है। श्रव्य यहाँ आपको स्पष्ट है, श्रव्य मतलब सुन करके, जब बच्चा सुन करके ज्ञान को ग्रहण करता है तो वो श्रव्य हो गई। दृश्य का मतलब क्या? दृश्य मतलब देख करके, और दृश्य श्रव्य का मतलब क्या होगा? दृश्य माने देख करके और श्रव्य माने सुनकर, मतलब दृश्य और श्रव्य दोनों मतलब सुन करके भी और देख करके भी। तो पूछा जाता है कि श्रव्य मतलब ऐसी कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं जिन्हें बालक सुन करके ज्ञान ग्रहण करता है, ठीक है। एक बार हम यहाँ देख लेते हैं क्या दिया गया है। वह शिक्षण सहायक सामग्री जिनके माध्यम से बालक सुन करके ज्ञान ग्रहण करता है। श्रव्य मतलब सुनना, श्रव्य साधन कहलाते। अब इसके अंतर्गत पूछा जाता है कि निम्न में से, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से कौन सा एक श्रव्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन दे देंगे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, और एक दृश्य का दे देंगे। जैसे कह दिया उन्होंने, या दृश्य श्रव्य का दे दिया टेलीविजन। तो आपको पता होना चाहिए कि श्रव्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। यहाँ पर जो जो नाम दिए गए हैं आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो श्रव्य के अंतर्गत आता है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, टेलीफोन, भाषा प्रयोगशालाएं, आकाशवाणी और शिक्षक के व्याख्यान, ठीक है। ये सब किस में आते हैं? हमारे श्रव्य सहायक सामग्री में। अब आपको बता दें कि जो रेडियो है वो क्या होता है, रेडियो का प्रयोग कैसे श्रव्य के रूप में कर सकते हैं। तो आपको पता होगा, यदि आपसे पूछ लें कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था या रेडियो के प्रतिपादक कौन है, तो मार्कोनी है। कौन है? मार्कोनी। ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, कौन है? मार्कोनी है। अब जो रेडियो होता है, रेडियो में क्या होता है, रेडियो जो होता है इसमें क्या होता है कि रेडियो में जो कार्यक्रम आते हैं, जैसे जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उसमें जो कार्यक्रम आते हैं वो निश्चित समय पर आते हैं। जैसे कोई ब्रॉडकास्टिंग हुई, जैसे कोई मतलब आकाशवाणी वगैरह तो 2 बजे हो रही है, ठीक है, दिन के समय। तो यहाँ तो पॉसिबल है कि कक्षा में आप 2 बजे दिखा देंगे बच्चे को, रेडियो सुना देंगे, ठीक है। तो सुन करके बालक ने ज्ञान ग्रहण कर लिया। तो ये क्या हो गई हमारी श्रव्य सामग्री। श्रव्य मतलब रेडियो सुना करके बच्चे को ज्ञान ग्रहण कराना, श्रव्य के अंतर्गत आ गया। अब एक होता है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर भी श्रव्य के अंतर्गत आता है। अब ये क्या होता है, तो टेप रिकॉर्डर में रेडियो की जो रेडियो में जो क्या रह रही थी, जो अनिश्चितताएं रह गई हैं या रेडियो की जो सीमाएं हैं उनको दूर करने में सहायता करता है हमारा टेप रिकॉर्डर। जैसे यहाँ पर तो समय निश्चित होता है कि इतने समय पर ये चीज़ आएगी और आपको बालक को बताना है। लेकिन यदि रात्रि में कोई अच्छी चीज़ आ रही है, जैसे किसी के भाषण या इस तरह से कोई
भी चीज़ और हमें बालक को बताना है तो रात्रि में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप रेडियो के माध्यम से बालक को सुना दें। तो इसकी सीमा को दूर करने के लिए, समय के बंधन को दूर करने के लिए टेप रिकॉर्डर का प्रयोग हुआ। टेप रिकॉर्डर में क्या होता है कि जो चीज़ें आ रही हैं, यदि रात्रि के समय में भी कोई व्याख्यान आ रहा है हमारे रेडियो पर या अन्य तरीके किसी भी चीज़ में, तो टेप रिकॉर्डर के माध्यम से रिकॉर्ड करके और दिन के समय में हम बालकों को सुना सकते हैं। तो पूछा जा सकता है कि टेप रिकॉर्डर की सीमाओं को दूर करने के लिए किस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, रेडियो के सीमाओं को दूर करने के लिए तो टेप रिकॉर्डर का। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो टेप रिकॉर्डर होता है इसका आविष्कारक कौन है, तो इसका है J.L. बेयर्ड साहब। कौन है? J.L. बेयर्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन एक ये बनता है कि जैसे कह दिया महापुरुषों के भाषण, प्रवचन, नेताओं के भाषण, कविताएं, कहानियां, संगीत आदि का आनंद बालक उठाते हैं, तो इसका आनंद बालक किस उपकरण के जरिए उठाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा टेप रिकॉर्डर होगा। ठीक है, तो टेप रिकॉर्डर में समय सीमा निश्चित नहीं होती है, कभी भी किसी भी समय का यहाँ पर भाषण या कोई भी बात रिकॉर्ड करके बालक को कभी भी सुनाई जा सकती, जबकि रेडियो में एक सीमा का बंधन होता है। ठीक है, लेकिन ये हैं दोनों श्रव्य सामग्रियां। आई होप आपको अच्छे से हम समझा पाए होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं, एक होता है ग्रामोफोन, एक होता है लिंग्वाफोन। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है, तो आपको याद रखना है ग्रामोफोन क्या होता है। ग्रामोफोन मतलब गीत संगीत की शिक्षा। आपको कुछ याद नहीं रखना, ग्राम में ग्रा आ गया और गा में गीत में भी गा आ गया, तो गीत संगीत की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है हमारा ग्रामोफोन। ठीक, लिंग्वाफोन क्या होता है, तो भाषा शिक्षण में उच्चारण दोष को दूर करने के लिए पूछा जाता है कि भाषा शिक्षण में उच्चारण दोष को दूर करने के लिए उपयोगी यंत्र है ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, इस तरह से दे देंगे। फ्लैनल बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है, तो क्या है? लिंग्वाफोन है। अब यहाँ पर दिया गया है टेलीफोन। तो टेलीफोन पर हम केवल आवाज़ सुन सकते हैं, ठीक है, देख नहीं सकते, तो सुन सकते मतलब श्रव्य हो गई। भाषा प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशालाएं जो होती हैं यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, केवल सुन सकते हैं भाषा प्रयोगशालाओं को। ठीक है, भाषा प्रयोगशालाओं में जो प्रयोग करवाए जाते हैं। फिर आकाशवाणी है, आकाशवाणी हमें सुनाई देती है, ना कि दिखाई देती है, सुनाई देती है, इस कारण से श्रव्य हो गई। शिक्षक के व्याख्यान, शिक्षक व्याख्यान दे रहा है तो हम केवल सुन रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये सब किसके हैं उदाहरण, हमारे श्रव्य सामग्री के। अब हम देख लेते हैं दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री अर्थात विजुअल रिसोर्स क्या होते हैं। ठीक है, दृश्य सामग्री के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, तो देख लेते हैं। दृश्य मतलब देख करके, बच्चा जब ज्ञान ग्रहण करता है तो दृश्य साधन कहलाते हैं। अब ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नाम जो दिए गए हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आलेख, मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आलेख। ठीक है, और आलेख एक दृश्य सामग्री होती है। फिर दिया है चार्ट, तो आपको इनका एक एक करके वर्णन बताना जरूरी नहीं है, आप समझ सकते हैं कि चार्ट क्या होता है। ठीक है, चित्र क्या होता है, मानचित्र क्या होता है, जैसे दिया गया है यहाँ पर चार्ट। ठीक है, चार्ट क्या है, हमारी दृश्य सामग्री है। मानचित्र, मानचित्र क्या होते हैं हमारी, तो एक प्रकार की दृश्य सामग्री होती है मानचित्र भी। ठीक है, मानचित्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ऐतिहासिक घटनाओं, भौगोलिक तथ्यों और स्थानों के अध्ययन के लिए किया जाता है। जैसे प्रतिमान, अब प्रतिमान के अन्य नाम होते हैं, प्रतिमान कह दें, मॉडल कह दें, मॉडल के बाद नमूना, प्रतिरूप, त्रिबिंबीय आकृति होती है एक, और ये क्या है, सभी ये हैं दृश्य सहायक सामग्री। क्या है, दृश्य सहायक सामग्री। क्या होते हैं प्रतिमान, तो किसी बड़ी चीज को छोटे रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, बड़ी चीज को छोटे रूप में दिखा देना। जैसे कोई हाउस है या किसी का मकान है बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उसको यदि हमें दिखाना है तो हम किसी एक उसका प्रतिरूप, प्रतिमान तैयार करके बालक को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है रेखा चित्र। रेखा चित्र के बाद में क्या है, रेखा चित्र के बाद पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, जिन्हें हम देख सकते हैं। श्याम पट, श्याम पट को देख करके बालक ज्ञान ग्रहण करता है। पाठ्य पुस्तकें देख करके। फिल्म प्रोजेक्टर, यहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही, इस कारण श्रव्य नहीं होंगे। ठीक है, फिल्म प्रोजेक्टर। वास्तविक रूप, वास्तविक रूप हमने आपको बता दिया। वास्तविक रूप में पूछ लें कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो वास्तविक रूप में हमारे चित्र आ जाएंगे, रेखा चित्र आ जाएंगे। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, संग्रहालय, चित्र विस्तारक यंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कोप, एपीस्कोप। ठीक है, केस स्टडी, केस रिपोर्ट, जियो बोर्ड और जादू की लालटेन, ये सब किस में आते हैं हमारे, तो दृश्य उपकरणों के अंतर्गत आते हैं। अब हम इनमें से कुछ देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे जाते हैं दृश्य उपकरणों को। ठीक है, तो दृश्य में आ जाता है हमारा श्यामपट। अब इसका दूसरा नाम यदि आपसे पूछ लें कि श्यामपट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कृष्ण फलक के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, कृष्ण फलक। कृष्ण का रंग कैसा था, काला था, इस कारण से श्यामपट को ब्लैक बोर्ड या कृष्ण फलक के नाम से जाना जाता है। अब पूछ लेंगे क्वेश्चन कि अध्यापक का सच्चा मित्र या अध्यापक का विश्वसनीय मित्र
किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे देंगे श्यामपट्ट को, बुलेटिन बोर्ड को, लिंगवा फोन को, किसे? तो श्यामपट्ट को अध्यापक का सच्चा मित्र, क्योंकि सदियों से इसका उपयोग होता चला आ रहा है, ठीक है। तथा सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली शिक्षण सामग्री श्यामपट्ट है। अब आप कहेंगे कि आपने तो अभी बताया कि वास्तविक पदार्थ हैं, यदि आपके ऑप्शन में दोनों हैं फिर तो वास्तविक पदार्थ होगा, ठीक है। और इस तरह से ऑप्शन फिर दिए नहीं जाते, ठीक है, एक ऑप्शन आपको दिया रहा होगा, ठीक है। अब दिया है श्यामपट्ट का आविष्कार किसने किया, तो पूछ लेते हैं कभी कभी विलियम जेम्स ने। किसने? विलियम जेम्स। अब आपसे पूछेंगे कि श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक के हाथ और पेन के बीच कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए, तो 45 डिग्री का। एक बात और याद रखना कि जो श्यामपट्ट है उसे साफ करना है तो ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो कहाँ? ऊपर से नीचे की तरफ साफ करना चाहिए। नेक्स्ट है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, तो नवीनतम सूचनाएं दिखाने के लिए, मतलब यदि कोई नवीन सूचना है तो उसको दिखाने के लिए बुलेटिन बोर्ड पर उसको चिपका दिया जाता है, ठीक है। फिर दिया है यहाँ पर शिक्षक और छात्र की अभिव्यक्ति का केंद्र क्या होता है, तो वो भी बुलेटिन बोर्ड होता है। अब दिया है लिंगवा फोन। तो लिंगवा फोन कक्षा कक्ष में उपयोगी होता है, कक्षा कक्ष में सूचनाएं बताते हैं बच्चों को, ठीक है। और जो बुलेटिन बोर्ड होता है यहाँ पर मतलब जैसे स्कूल है तो स्कूल के बाहर लगा दिया इस तरह से, और लिंगवा फोन कक्षा में, ठीक है। और लिंगवा फोन फलालीन के कपड़े का बना होता है, ठीक। अब दिया है फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप क्या होती है, तो फिल्म स्ट्रिप जो होती है एक स्थिर चित्र होता है। क्या होता है? स्थिर चित्र होता है, और यह सेलुलोज और एसीटेट की बनी होती है। और इसकी यदि चौड़ाई पूछ लेते हैं कभी कभी तो 35 मिलीमीटर होती है, ठीक है, इसकी चौड़ाई, ठीक। अब देख लेते हैं हमारी लास्ट जो सहायक सामग्री है, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। तो नाम से ही स्पष्ट है, दृश्य मतलब देखकर और सुनकर के जो ज्ञान ग्रहण बच्चे करते हैं वो होती है दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल रिसोर्स, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे टेलीविजन। तो टेलीविजन हम देखते भी हैं और देख रहे हैं, मतलब दृश्य हो गया, और उससे आवाज भी आती है तो सुन रहे हैं तो श्रव्य हो गया, इस कारण से टेलीविजन दृश्य श्रव्य हो गया। नुक्कड़ नाटक। नाटक में क्या होता है, हम नाटक को देखते हैं। यह भी सीटेट में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। ऑप्शन दिए गए थे वहां पर, और एक दिया था नुक्कड़ नाटक। तो जो नुक्कड़ नाटक होते हैं वो दृश्य श्रव्य। नुक्कड़ नाटक में क्या होता है, हम देखते भी है नाटक को और आवाज भी वहां से आती है, तो दृश्य श्रव्य। सिनेमा। सिनेमा में हम पिक्चर जैसे देखने गए तो उससे आवाज भी आ रही है और देख भी रहे हैं। वीडियो कैसेट, ठीक। डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वृत्तचित्र, कंप्यूटर, संवाद सामग्री, ये सभी हमारे दृश्य श्रव्य के उदाहरण हैं। आई होप आपको ये दृश्य श्रव्य सामग्री अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर भी करते चलें, ठीक। अब देख लेते हैं, हमने पढ़ा तकनीकी और प्रौद्योगिकी के आधार पर कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार। कौन कौन से? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कठोरोपागम और मृदुलोपागम। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमारी ज्ञानेंद्रियों या इंद्रियों के आधार पर कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार, दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य। अब हम पढ़ेंगे प्रक्षेपण के आधार पर, ठीक है। प्रक्षेपण के आधार पर जो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है वो कितने प्रकार की होती है, तो वो होती है 2 प्रकार की। एक तो प्रक्षेपी, मतलब जिन्हें हम बच्चों के सामने फेंक करके, ठीक है, मतलब प्रक्षेपी, और एक होती है अप्रक्षेपी। तो अप्रक्षेपी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो तो नाम से ही स्पष्ट है, अप्रक्षेपी, मतलब अभी हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ दिया है प्रक्षेपी, देख लेते हैं पहले। प्रक्षेपी सामग्री क्या होती है, तो ऐसी सामग्री जिसे विशेष प्रकार के उपकरणों के माध्यम से दर्शाया जाता है, जैसे स्लाइड के माध्यम से, स्क्रिप्ट या पारदर्शिकाएं, ठीक है। तो जो प्रक्षेपी सामग्री है ये भी, इसमें कई उपकरण आ जाते हैं, जैसे एपीस्कोप है, एपीडायस्कोप है, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं। एपीस्कोप क्या होता है, एपीस्कोप कह दें या फिर चित्र विस्तारक यंत्र कह दें, यह क्या होता है, तो यह अपारदर्शी होता है। कैसा होता है? अपारदर्शी, मतलब आर पार इसके दिखाई नहीं देता है। इसमें किसी प्रकार की स्लाइड की आवश्यकता नहीं होती। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वह कौन सा उपकरण है जिसमें किसी भी प्रकार की स्लाइड की आवश्यकता नहीं होती और अपारदर्शी होता है, लेकिन वस्तु को बड़ा करके दिखा देता है, तो वो हमारा चित्र विस्तारक यंत्र, आजकल ये नाम ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, एपीस्कोप की बजाय। तो ये आपको समझ आ गया कि अपारदर्शी होता है, किसी प्रकार की स्लाइड की आवश्यकता, जैसे जू है, जू हमारे सिर में रहते हैं, ठीक है। इसको यदि हमें दिखाना है तो इसमें किसी भी प्रकार के स्लाइड की आवश्यकता नहीं होगी, और ये जो एपीस्कोप है इसे बहुत बड़ा करके दिखा देगा आपको, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा एपीस्कोप। अब देख लेते हैं डायस्कोप। डायस्कोप पारदर्शी प्रोजेक्टर इसे कहते हैं, स्लाइड की आवश्यकता होगी, पारदर्शी मतलब दिखाई देगा, और इसे जादू की लालटेन या मायाद्वीप भी कहते हैं। नेक्स्ट है एपीडायस्कोप। एपीडायस्कोप चित्र भी और स्लाइड भी, मतलब इसमें चित्र का प्रयोग भी होता है और स्लाइड का भी प्रयोग होता है, और यह दोनों का मिला जुला रूप होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी अप्रक्षेपी सामग्री होती है, अप्रक्षेपी सामग्री का मतलब क्या है, जिन्हें हम मतलब जैसे चित्र हो गए, मतलब प्रक्षेपित नहीं करते, डायरेक्ट बच्चे को दिखा देते हैं, ठीक। अब हमारे जो एक क्या बोलते उसे,
यंत्र जैसे गणित में जैसे अबेकस हो गया, ठीक है। इसके बाद जैसे 10 ग्राम हो गया, जियो बोर्ड। तो गणित में जो उपकरण उपयोगी हैं वहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसे इसीलिए अच्छे से याद रखें। तो आइए अब हम देख लेते हैं हमारे गणित के प्रमुख यंत्र, जैसे अबेकस हो गया, गिनतारा हो गया, ठीक है। तो इससे काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे अच्छे से एक बार देख लें ताकि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले दिया है अबेकस, जिसे हम गिनतारा कहते हैं या फिर गणना सांचा कहते हैं, ठीक है। तो आपसे ऑप्शन में कुछ भी दे दें, आपको सभी नाम याद रखने हैं, ठीक है। अबेकस को ही गिनतारा कहते हैं, अबेकस को ही गणना सांचा कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से गणितीय उपकरण कौन कौन से हैं जो प्राथमिक स्तर पर उपयोगी हैं। तो जैसे दे दिया ऑप्शन में आपको प्रतिरूप दे दिया, सममिति दे दी, कोण दे दिया, अबेकस दे दिया। तो आपको पता होने चाहिए कि किन किन उपकरणों का उपयोग प्राथमिक स्तर पर होता है, ठीक है। तो जो अबेकस है इसका उपयोग प्राथमिक स्तर पर होता है, ठीक है। अबेकस कहाँ विकसित किया गया था, तो चीन में, ये तो सभी को पता है। और अबेकस में क्या होता है, जैसे हम पहले स्कूल जब जाते थे तो एक स्लेट आती थी, स्लेट टाइप की, ठीक है। और उसमें ऐसे यहाँ पर गुड़िया टाइप के ऐसे लगे होते थे ना। तो इसमें पहले 1 होता था, फिर 2 लगे होते थे, फिर 3 लगे होते थे, ठीक है। और तारों में बंधे होते थे मोती टाइप के। तो यही हमारा अबेकस होता था, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग। तो क्या है इसमें कि तारों पर बंधे मोतियों वाले बॉक्स फ्रेम के रूप में होते थे और बच्चा उनसे गिनती सीखता था। क्या सीखता था, गिनती, मतलब पढ़ना सीखता था, पढ़ना, ठीक है, लिखना नहीं। अभी हम आपको बता रहे हैं कि इसका उपयोग कहाँ होता है, तो देख लेते हैं। इसका उपयोग होता है गणना करने में, ठीक है, स्थानीय मान की महत्ता समझने में, संख्याओं को पढ़ने में और गणना की परिशुद्धता प्राप्त करने में, मतलब गणनाओं में परिशुद्धता प्राप्त करने में इसका उपयोग होता है। लेकिन याद रखना, इसका प्रयोग लिखने में नहीं होता। अब आपको यहीं फंसाएगा एग्जामिनर, क्या कहेगा कि जो अबेकस होता है इसका प्रयोग होता है, ऑप्शन दे दिया गणना करने में, स्थानीय मान की महत्ता समझने में, लिखने में, और दे दिया संख्याओं को पढ़ने में। तो कहाँ होता है और कहाँ नहीं, तो जैसे पूछ लिया कहाँ नहीं होता, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा लिखने में, क्योंकि अबेकस का प्रयोग लिखने में नहीं होता। गणना में परिशुद्धता में होता है, संख्याओं को पढ़ने में होता है, स्थानीय मान को समझने में और गणना करने में, ठीक है। स्थानीय मान क्या होता है, जैसे अंकों का क्रम वाला को पता होना चाहिए, 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, ठीक है, इस तरह से। तो स्थानीय मान की महत्ता में। आई होप आपको अबेकस समझ आ चुका है। अब देख लेते हैं दूसरा हमारा जो उपकरण है, जियो बोर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जियो बोर्ड क्या होता है, तो लकड़ी का बना एक स्थायी बोर्ड होता है, ठीक है। अब दिया है इसमें कि जियो बोर्ड का उपयोग पूछ लेते हैं कि किस आकृतियों को पहचानने में होता है, एक बिंबी आकृतियाँ, द्विबिंबी आकृतियाँ, त्रिबिंबी। तो आपका ये भी टॉपिक दिया गया है सममिति वाले टॉपिक में। आपको याद रखने हैं कि कौन कौन सी आकृतियाँ द्विबिंबीय होती हैं, कौन कौन सी आकृतियाँ हमारी त्रिबिंबीय होती हैं, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो इसका उपयोग 3D आकृतियाँ अर्थात त्रिबिंबीय आकृतियों को पहचानने में होता है। त्रिबिंबीय आकृतियाँ जैसे हमारा घन हो गया, ठीक है, घनाभ हो गया, शंकु हो गया, ये सब क्या होती हैं, हमारी त्रिबिंबीय आकृतियाँ होती हैं। तो इन आकृतियों को पहचानने में किसका प्रयोग होता है, हमारे जियो बोर्ड का। 3D आकृतियों में अब क्वेश्चन ये बनता है, कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि जियो बोर्ड, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कि किसी 3D आकृतियों में उसके लंब, किनारों और कोनों को पहचानने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन थे जियो बोर्ड, 10 ग्राम था, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 3D आकृतियों के लंब, किनारे और कोनों को पहचानने में जियो बोर्ड का उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट है आयतनों और पृष्ठ क्षेत्रफलों को समझाने में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो 3D आकृतियों के आयतन निकाले जाते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जाते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग कहाँ, 3D आकृतियाँ आ गई, मतलब जियो बोर्ड, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा 10 ग्राम। 10 ग्राम का यहाँ पर चित्र भी डाला हुआ है ताकि आपके माइंड में इसकी इमेज सेट हो जाए, ठीक। तो 10 ग्राम क्या होता है, इसका प्रयोग भी इसका जो विकास है वो चीन में किया गया, अबेकस का भी चीन में और 10 ग्राम का भी चीन में। अब दिया है, यह एक पहेली वाला खेल था, पहेली टाइप का एक खेल होता था, इसमें सॉल्व की जाती थी पहेली, ठीक है। और इसमें 7 प्रकार की आकृतियों वाला बोर्ड होता था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि 10 ग्राम में निम्न में से किन आकृतियों को दर्शाया गया है, ठीक है। तो इन आकृतियों में आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारा 10 ग्राम। तो यहाँ पर कितने, 5 त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं, 5। एक है वर्ग, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है हमारा, एक ये वर्ग हो गया, एक क्या हो गया, ये वर्ग हो गया, ठीक है। इसके बाद एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये क्या हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। और बाकी जितने ये दिए गए हैं 1 2
3, ठीक है, 4 और 5, 5 क्या है हमारे त्रिभुज हैं। तो पूछा जा सकता है कि 10 ग्राम में किसकी संख्या कितनी होती है। तो 10 ग्राम में 5 त्रिभुज होते हैं, एक वर्ग होता है और एक समांतर चतुर्भुज, ना कि सम, याद रखना समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं 10 ग्राम का उपयोग कहाँ होता है। तो जियो बोर्ड का उपयोग 3D आकृतियों में, जबकि 10 ग्राम का उपयोग 2D आकृतियों को पहचानने में होता है, ठीक है। 2D आकृतियाँ जैसे आयत हो गया हमारा, ठीक है, वर्ग हो गया, तो इनको पहचानने में 2D आकृतियों को पहचानने में हमारे 10 ग्राम का उपयोग होता है। किसका? 10 ग्राम का। स्थानीय समाज की योग्यता विकसित करने में भी 10 ग्राम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये रिपीट भी हो सकता है। स्थानीय मान हमारा अबेकस में भी था, यहाँ भी है, आगे भी आपको देखने को मिलेगा जो डाउन्स ब्लॉक होता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि एक चीज़ के द्वारा केवल एक ही चीज़ का मापन हो, नहीं, ठीक है। तो ये रिपीट भी हो सकता है। अब हम देख लेते हैं, ये 2-3 वर्ड आपको कन्फ्यूज करेंगे। ग्रेड पेपर होता है एक, ठीक है, एक बिंदु सीट होती है, ग्राफ पेपर होता है। तो ये आपको याद रखने हैं अच्छे से। यहाँ दिया है ग्रेड या ग्रेड, आपको मिल जाए क्या? ग्रेड। ग्रेड पेपर संख्या चार्ट क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है। तो इसका उपयोग दशमलव संख्याओं को लिखने, याद रखना, डेसिमल नंबर्स को लिखने, समझने, तुलना करने, शून्य के स्थानीय मान की महत्वता समझने में ग्रेड पेपर या संख्या चार्ट का प्रयोग होता है। ग्रेड पेपर आपको नहीं दिया रहा होगा तो संख्या चार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और यह प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है। अच्छे से याद रखना, दशमलव संख्याएं, जैसे कह दिया 0.5 0.10 से बड़ा है या 0.5 0.10 से छोटा है, तो निम्न में से इसे दर्शाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो ग्रेड पेपर का, ठीक है। इस तरह से ही क्वेश्चन बनते हैं आपकी पेडागोजी में। तो यहाँ पर, और यह प्राथमिक स्तर पर उपयोगी होता है। ये दिया गया है क्वेश्चन किस तरह से बनता है, जैसे दिया है 1/10 1/100 से बड़ा है, तो दी गई जानकारी का गणित की किस सामग्री के द्वारा मापन संभव है। ग्रेड पेपर के द्वारा, ठीक है। ग्रेड पेपर आपको बता दें, जैसे हम जब छोटे थे तो एक इस तरह से कॉपी आती थी जिसमें खंड बने होते थे, तो इसी तरह से जो ग्रेड पेपर है वो होता है, ठीक है। और इसमें हम दर्शाते हैं कि 1/10 जो है वो 1/100 से बड़ा है, इस तरह से, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, ग्राफ पेपर या जिसे ही आलेख पेपर कहते हैं। तो नाम याद रखना आप, ठीक है। ग्राफ पेपर, इसे ही आलेख पेपर कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो वहाँ हमने पढ़ा द्विबिंबीय आकृतियों को समझने में, केवल समझने में, तो 10 ग्राम था। अब यहाँ है द्विबिंबीय आकृतियों के क्षेत्रफलों का अनुमान लगाने में, क्षेत्रफलों में अंतर करने में किसका प्रयोग होता है। तो ग्राफ पेपर का या आलेख पेपर का उपयोग होता है। सांख्यिकी में अभी हमने आपको बताया कि जो आलेख पेपर है वो किस तरह की सामग्री है, दृश्य सामग्री है या श्रव्य सामग्री है। तो आप बताना कमेंट्स में कि आलेख पेपर किस तरह की सामग्री है, ठीक है। संख्याओं में आंकड़ों को प्रदर्शित करने और उनमें संबंध बताने, तो आंकड़े कहीं दिख जाए तो ग्राफ पेपर, ठीक है, या आलेख चार्ट। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बना था सीटेट में कि किस सामग्री का प्रयोग इंजीनियरिंग शिक्षा तथा लेखपाल विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रफल निकालने में करते हैं, किस सामग्री का प्रयोग। तो वो ग्राफ पेपर का ही प्रयोग करते हैं, जिसे हम आलेख चार्ट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डॉट पेपर। तो ये 3 हो गए, ठीक है, आलेख पेपर, ग्राफ पेपर, डॉट पेपर, ठीक है। तो डॉट पेपर जिसे बिंदु सीट कहते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इसका आपको याद रखना है, ज्यामिति की समिति नहीं होगा, यहाँ सममिति होगा। क्या होगा? सममिति। और ये जितने भी यहाँ पर ये बिंदु डाले गए हैं, इनसे हर एग्जाम्स में क्वेश्चन बना है। और परावर्तन, क्या है? परावर्तन। तो कहीं भी आपको सममिति और परावर्तन देखने को मिल जाए, डॉट पेपर लगाना है, ठीक है। तो डॉट पेपर या बिंदु सीट का प्रयोग कहाँ होता है। तो विभिन्न प्रकार के ठोसों को बनाने के लिए, ताकि बालक आकृतियों की समझ, तो ये तो नहीं पूछा जाता, फिर भी आप याद रखना, ऑप्शन बना करके दे सकते हैं। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यामिति की सममिति आकृतियों को पहचानने और परावर्तन की अवधारणा समझाने में डॉट पेपर या बिंदु सीट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा डायंस ब्लॉक। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी हाल ही में सीटेट में, ठीक है। डायंस ब्लॉक, इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो पहला तो प्राथमिक स्तर पर होता है। क्यों होता है। तो जोड़, घटाव, संख्या बोध होगा। यहाँ संख्या बोध, क्या बोध, संख्या बोध मतलब समझ, संख्याओं की समझ, और संख्याओं की समझ में हमारा स्थानीय मान आ जाएगा। तो क्या कहेंगे, जोड़, घटाव, स्थानीय मान की समझ और गिनती सिखाने में किसका प्रयोग होता है। तो डायंस ब्लॉक में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है सीटेट में, क्वेश्चन आया था कि डायंस ब्लॉक का प्रयोग निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं होता। वहाँ दिया था ऑप्शन में जोड़ दिया था, दूसरा दिया था घटाव,
तीसरा दिया था स्थानीय मान की महत्ता और चौथा ऑप्शन दिया था प्रायिकता निकालने में। तो इसका प्रयोग प्रायिकता में नहीं होता, यही इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो ये दिया है कि इसका प्रयोग कहाँ होता, प्राथमिक स्तर पर, जोड़ घटाव, संख्या बोध और गिनती सिखाने में। और गणितीय अवधारणा, भाई गणितीय अवधारणाएं क्या होती है हमारी, जोड़ना घटाना गुणा भाग, ये सारी गणितीय संक्रियाएं या गणितीय अवधारणाएं होती हैं। तो डाइंस ब्लॉक का प्रयोग समझ गए आप। ठीक है, अब देखते हैं चौपड़। चौपड़ क्या होता है, तो चौपड़ एक प्रकार का खेल है जिसे हम पहले चौरस कहते थे और इसका प्रयोग भी प्राथमिक स्तर पर होता है। तो पूछा जा सकता है कि चौपड़ है एक प्रकार का खेल है। ठीक है, इस तरह से कुछ भी दे दें तो क्या है, एक प्रकार का खेल है, प्रयोग प्राथमिक स्तर पर होता है। नेक्स्ट है मोती एवं माला, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें डोरी में बंधे कुछ मोतियां होते हैं, मोती होते हैं छोटे छोटे से, और इससे हम बालकों को जोड़ सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, जोड़ना सिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गणित की लंबी प्रकृति। गणित की लंबी प्रकृति पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो गणित की लंबी प्रकृति का प्रयोग कहाँ होता है, तो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाने के लिए, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाने के लिए गणित की लंबी प्रकृति या लंबी आकृति का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर डाले हुए पॉइंट हैं, वो आपको याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है। जैसे क्वेश्चन आया था कि गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए उपयोगी है, क्या क्या ऑप्शन बना के दिए थे, 3-3 के जोड़े में, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर जियो बोर्ड, फिर दे देंगे टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर संख्या चार्ट, फिर दे देंगे टेलर का गिनतारा, जियो बोर्ड, टेनग्राम। तो आपको याद रखना है कि जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनके लिए उपयोगी होता है टेलर का गिनतारा, बालक जिन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, मतलब हाथ के माध्यम से, जैसे वो क्या होता है, एक ब्रेल लिपि, हाँ ब्रेल लिपि होती है जिसमें 6 बिंदु होते हैं, तो बालक हाथ के जरिए उसको छू करके देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड का प्रयोग दृष्टिबाधितों के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछा गया था कि गणित की प्राथमिक स्तर से संबंधित हैं प्रतिरूप, सममिति, चौपड़ और कोण। तो ऐसा क्वेश्चन था कि गणित में प्राथमिक स्तर से संबंधित नहीं है, प्रतिरूप था ऑप्शन में, सममिति था, चौपड़ था और कोण था। तो जो कोण होता है वो प्राथमिक स्तर से संबंधित नहीं होता, बाकी प्रतिरूप जिसे हम क्या कहते हैं, नमूना कहते हैं, प्रतिमान कहते हैं, सममिति और चौपड़, ये सभी प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे आज का हमारा जो संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का हमारा चौथा टॉपिक दिया था, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री, आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है मूल्यांकन की नवीन विधियाँ, निदानात्मक परीक्षण क्या होते हैं, शिक्षण की क्षमता का विकास किस तरह से गणित में होता है बालकों में, ये वाला टॉपिक हम कल के वीडियो में करेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।